नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज मंडीदीप से। मैं बिजनेस लॉ का जो सेकेंड यूनिट है उसका एक हिस्सा अनुबंध भंग के उपचार, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आज बताना चाहूंगी। आप सभी को पता होगा कि अनुबंध क्या होता है। अनुबंध दो या दो से अधिक पक्षकारों के बीच किसी कार्य को करने या ना करने के संबंध में एक ऐसा लिखित समझौता होता है जो स्वतंत्र सहमति से दिया गया हो और राज्य नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो। ये सारी विशेषताएं आप सभी को पता ही होंगी। तो जब एक राज्य नियम के अंतर्गत, एक लॉ के अंतर्गत कोई अनुबंध होता है तो उसमें दो ही स्थितियां निर्मित होती हैं। या तो उस अनुबंध का निष्पादन कर दिया जाए, मतलब परफॉर्म कर लिया, उस अनुबंध को पूरा कर लिया जाए जिससे वह अनुबंध समाप्त हो जाए। दूसरी स्थिति ये होती है कि दोनों में से कोई एक पक्षकार कभी कभी जानबूझकर और कभी कभी किसी विशेष परिस्थितिवश भी अपने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में असमर्थ रहते हैं। इस असमर्थता की स्थिति को ही हम अनुबंध भंग कहते हैं। फिर से आप जाने कि अनुबंध भंग क्या है। अनुबंध करने के योग्य जो पक्षकार हैं, जिन्होंने अनुबंध किया है, जो लॉ के अनुकूल, अकॉर्डिंग टू लॉ है, बिल्कुल राज नियम के सारी शर्तें वह मानता है और वह प्रवर्तनीय है, उस अनुबंध में कोई एक पक्षकार, दोनों में से कोई एक पक्षकार जिसने प्रस्ताव रखा है और जिसने प्रस्ताव स्वीकार किया, दोनों में से कोई एक पक्षकार जो निश्चित अवधि है निष्पादन के लिए, हमेशा अनुबंध के निष्पादन के लिए एक निश्चित सीमा अवधि तय की जाती है। उस निश्चित सीमा अवधि के अंदर ही पक्षकारों को अपने अपने हिस्से का जो दायित्व, उत्तरदायित्व होता है, उसको पूरा करना होता है। यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार निश्चित अवधि के दौरान उस अनुबंध का निष्पादन नहीं कर पाता, या मतलब अपने उत्तरदायित्व की पूर्ति नहीं कर पाता है, उसे हम अनुबंध भंग कहते हैं। अब उदाहरण ले लें आप। दिवाली का मौसम है, इसलिए हमने लगभग सारे एग्जाम्पल दिवाली से रिलेटेड ही लिए हैं। इसमें देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि राम श्याम को 15 अक्टूबर 2014 तक 400 किलोग्राम शक्कर पहुंचाने का वचन देता है। इस हेतु राम एडवांस मनी, एडवांस राशि भी अग्रिम राशि भी ले लेता है, परंतु वह 15 अक्टूबर तक 400 किलोग्राम शक्कर पहुंचाने में असमर्थ रहता है। इस स्थिति को, चूंकि राम ने अपने वचन को कि वह 15/10/2014 तक 400 किलोग्राम शक्कर पहुंचा देगा, इसका वचन दिया था और वह पूरा नहीं करता है, तो इस स्थिति में जो श्याम को शक्कर प्राप्त होनी थी वह नहीं प्राप्त हुई है। इसे हम अनुबंध भंग मानेंगे और इस स्थिति को हम वास्तविक अनुबंध भंग या खंडन कहते हैं। दो प्रकार के अनुबंध के खंडन माने गए हैं, भंग माने गए हैं, प्रत्याशित और एक वास्तविक। वास्तविक मतलब उस तिथि को, जिस तिथि को फाइनली निष्पादन हो जाना था, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए था, उस तिथि तक भी किसी एक पक्षकार ने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण नहीं किया है। ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखेंगे कि 400 किलोग्राम शक्कर, ये आपका कई आगे तक चलेगा। राम ने श्याम को आश्वासन दिया था, वचन दिया था कि वह 400 किलोग्राम शक्कर 15 अक्टूबर तक पहुंचा देगा। अब हम दूसरा उदाहरण देखें, क्योंकि दो स्थितियां होती हैं, एक वास्तविक और एक प्रत्याशित। राम ने यह अनुबंध किया तो था श्याम के साथ कि वह 15 अक्टूबर 2014 तक 400 किलोग्राम शक्कर पहुंचा देगा, लेकिन 1 अक्टूबर आते आते उसको यह लगा कि वह किसी विशेष कारणों के रहते या किसी व्यक्तिगत कारणों के रहते 400 किलोग्राम शक्कर 15 अक्टूबर तक शाम को नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए वह शाम को 1 अक्टूबर को ही सूचित कर देता है कि मैं इस कारणों के रहते आपका जो डिमांड है, आपकी जो मांग है, जिसके कारण हमने अनुबंध किया था, उसको मैं पूरा करने में असमर्थ हूं। इस अनुबंध, यह भी अनुबंध भंग है, क्योंकि श्याम ने किसी दूसरे से अभी अनुबंध नहीं किया है। लेकिन इस अनुबंध की स्थिति को प्रत्याशित या पूर्वानुमानित अनुबंध कहते हैं। दोनों में डिफरेंस देख ले कि एक निष्पादन तिथि, अंतिम तिथि बीत जाने के बाद तक भी राम की तरफ से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए श्याम को जो नुकसान हुआ है वह अनुबंध भंग है। दूसरी स्थिति में राम ने
जो निष्पादन अवधि था उस निष्पादन अवधि के पूर्व ही, जो परफॉर्मेंस की जो टाइम लिमिट थी उसके पूर्व ही और काफी पूर्व 15 अक्टूबर के हिसाब से 1 अक्टूबर को इस सूचना दे दी कि वह 400 किलोग्राम शक्कर नहीं पहुंचा पाएगा। इसे हम पूर्वानुमानित अनुबंध भंग कहते हैं। आप दोनों ध्यान रखेंगे कि अनुबंध भंग की दो स्थितियां रहती हैं, एक वास्तविक अनुबंध भंग और एक प्रत्याशित अनुबंध भंग। हम आपसे पूछेंगे बाद में कि क्या क्या होता है। अब यदि अनुबंध भंग हो गया है तो उसमें जिसको हानि हुई, जिस पक्षकार को, जो पीड़ित पक्षकार है उसको जो हानि हुई है, उस हानि की पूर्ति कैसे हो। यदि यदि ये व्यवस्थाएं कानून में ना हो तो अनुबंध का कोई मायने नहीं है, जिसको जब चाहे अनुबंध कर ले और जब चाहे तोड़ दे। तो जिस व्यक्ति को क्षति पहुंची, जिस व्यक्ति को, जिस पक्षकार को नुकसान हुआ है, उस पक्षकार को नुकसान से बचाने के लिए अनुबंध भंग के बहुत सारे उपचार हैं, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें 5 मुख्य तौर पर आपके माने जाते हैं। मैं पांचों को आपको डिस्प्ले कर देती हूँ, फिर एक साथ आप देखिएगा। पहला है निष्पादन से मुक्ति। निष्पादन से मुक्ति में अभी हम इनके डिटेल आपको भी बताएंगे, एक एक चीज को लेंगे। 5 स्थिति आपके सामने आ रही है। निष्पादन से मुक्ति, दूसरा उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार, निर्दिष्ट निष्पादन का अधिकार, निषेधाज्ञा पाने का अधिकार, हर्जाना या क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ये 5 परिस्थितियां अनुबंध भंग के उपचार से संबंधित है। हर एक पॉइंट के अंदर बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि कोई भी अनुबंध भंग से संबंधित जो रेमेडीज हैं उस पर डिपेंड करती हैं। हम एक एक करके सबको लेंगे जिससे आपको ठीक ढंग से समझ में आ पाए। पहले हम निष्पादन से मुक्ति, कि निष्पादन से मुक्ति कब मिलती है और कैसे मिलती है और किसको मिलती है। ऐसी स्थिति कोई पैदा हो जाए कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा हो जाए कि वह अब अनुबंध को पूरा नहीं करना चाहता, कोई विशेष कारण का उदय हो जाता है और वह पूरा नहीं करना चाहता है और इसके लिए वह कोर्ट से, न्यायालय से निरस्तीकरण की आज्ञा ले लेता है। जैसे हम मान के चले कि अभी दिवाली चल रही है और राम और श्याम शक्कर की जगह अनुबंध कर रहे थे पटाखे का, कि हमको श्याम ने राम से एक अनुबंध किया था कि तुम हमें 40,000 रुपए के पटाखे भेज देना। उदाहरण आप ध्यान रखिएगा, पटाखे का हो रहा है और यह अनुबंध लिखित में हुआ और एडवांस राशि भी 5,000 रुपए दे दी गई। लेकिन 1 हफ्ता बीत जाने के बाद, करीब हम ले लेते हैं, अभी आज 20 अक्टूबर है इसलिए हम 10 अक्टूबर ले लें। 10 अक्टूबर को पता चलता है शाम को कि राम जो व्यापारी है उसके पास पटाखा बेचने का लाइसेंस नहीं है और उससे यदि बगैर लाइसेंस के पटाखे क्रय करेंगे, जिस व्यापारी से क्रय करेंगे, तो हम भी एक कल्प्रिट या एक हमारे विरुद्ध भी केस चल सकता है। इसलिए वह उसको उस अनुबंध को निरस्त करने के लिए स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से प्रेषित करता है कि वह अनुबंध नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं अनुबंध की। बहुत सारे अनुबंध आप सीख के आए होंगे, देखे होंगे, अनुबंध के ढेर सारे प्रकार हैं। उनमें से जब किसी एक में कुछ ऐसी लीगल फॉर्मेलिटी सामने आ जाती है या ऐसी कोई बात समझ में आ जाती है जिसमें पक्षकार को लगता है कि यह अनुबंध उसके हित में नहीं है और यह वह सिद्ध कर सकता है न्यायालय में कि ऐसा अनुबंध निरस्त करने में ही उसको फायदा है, तो न्यायालय ऐसे अनुबंधों के निरस्तीकरण की आज्ञा दे सकता है। दूसरे प्रकार के होते हैं कि न्यायालय द्वारा, अब पहले जो प्रकार के थे निरस्तीकरण की आज्ञा देना, उसके भी हम 2 हिस्से कर लेते हैं, 2 बातें कर लेते हैं। एक तो हमने बता दिया कि पीड़ित पक्षकार की इच्छा, दूसरा है कि कभी अनुबंध के पीरियड, जो भी हमारा समय चल रहा, निश्चित समय है अनुबंध को परफॉर्म करने का, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, उस अनुबंध अवधि के बीच कोई ऐसा राजनियम लागू हो जाता है, जिस राजनियम के, कोई एक कानून ऐसा लागू हो जाता है जिस कानून के चलते वह अनुबंध करना सक्षम, वह अनुबंध का पालन करने में कोई एक पक्षकार समर्थ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी वह निरस्तीकरण की आज्ञा न्यायालय से ले सकता है। जैसे कि कोई एक पक्षकार था, वह पक्षकार, उसने अनुबंध किया था कि वह इतने लाख माल का निर्यात करेगा
किसी से अंतरराष्ट्रीय स्तर का भी हो सकता है, और किसी बॉम्बे के एक व्यापारी से जो निर्यातकार बीच में काम करते हैं, जो एक्सपोर्ट हाउस चलाता है, एक्सपोर्ट हाउस वाले से एक अनुबंध कर रखा था कि वह 400 गठान रुई निर्यात करेगा। लेकिन ठीक उसके पहले मध्य प्रदेश में रुई का उत्पादन कम होने से ये एक अध्यादेश जारी होता है कि मध्य प्रदेश से बाहर रुई का विक्रय नहीं किया जा सकेगा। यदि ऐसी कोई अधिसूचना जारी हो जाती है तो अब इस स्थिति में जो व्यापारी है, जो मध्य प्रदेश का व्यापारी है, वो एक्सपोर्ट हाउस को बेचने में असमर्थ होता है, क्योंकि अधिसूचना केवल मध्य प्रदेश के अंदर विक्रय। ऐसा बहुत सी बार होता है। रुई के साथ ही बहुत सारी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, जिन आवश्यक वस्तुओं पर यदि उनकी कमी हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए या कोई कर्फ्यू जैसी कोई स्थिति, कुछ इस तरीके कानूनन स्थिति पैदा हो जाए जिसमें सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत रोक लगा देती कि इस चीज का व्यापार नहीं, इस सीमा के बाद नहीं किया जा सकता है। तो दो, ये राजनियम के द्वारा, और दूसरा एक पक्षकार की स्वयं की इच्छा के द्वारा। दो स्थितियां हो सकती है जब न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण की आज्ञा दी जा सकती है, उसकी मांग की जा सकती है। लेकिन इसके ठीक विपरीत दूसरी स्थिति यह भी होती है कि न्यायालय बहुत सारी परिस्थितियों में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस है उसको निरस्त करने से मना भी कर सकता है, पूरी तरीके से उसको मना कर सकता है। हम उन स्थितियों को भी ले लें कि कौन कौन सी स्थितियां होती है जिन स्थितियों से कोई भी जो पक्षकार है वो किसी भी स्थिति में न्यायालय से निषेधाज्ञा या नहीं ले सकता, उसको पालन करना अनिवार्य ही होगा। इसमें है कि यदि दोनों पक्षकारों ने स्पष्ट या गर्भित रूप से अनुबंध को पूरा करने की पुष्टि एक दूसरे को प्रदान कर दी है, तब यदि दोनों को प्रदान कर दी है और कोई विशेष स्थिति लागू नहीं हो रही है, तो इस स्थिति में जो हमारा न्यायालय है, प्रक्रिया है, वह निरस्तीकरण से इनकार कर देता और परफॉर्मेंस करने को कहता है कि पूरा करो। यदि पूरा नहीं करते हो तो क्षतिपूर्ति देना पड़ेगी। तो ऐसी हमेशा ही ये स्थितियां पैदा होती रहती है, क्योंकि व्यापार में ऊंच नीच चलती रहती है, मूल्य बढ़ते हैं, मूल्य घटते हैं। कभी कभी जो व्यापारी होते हैं वो मूल्यों के साथ जो बढ़ोतरी होने से जो उनको प्रॉफिट होता है उसको बुनाने के लिए इस तरह से काम कर सकते हैं, अनुबंध तोड़ सकते हैं। इसलिए यह व्यवस्था की गई कि यदि दोनों पक्षकारों के बीच स्पष्ट और गर्भित लिखित ऐसा एक कोई अनुबंध हो चुका है तो उसको परफॉर्म करना अनिवार्य होगा। दूसरा एक है, इसके बाद आप देखिए कि एक और स्थिति पैदा होती है कि जब जो अनुबंध किया गया है उसका हम हिस्सा नहीं कर सकते, उसका विभाजन नहीं कर सकते। इसको हम ऐसे ले ले, एक एग्जाम्पल आप ध्यान से सुने कि कैसे विभाजन नहीं हो सकता। बा से एक व्यक्ति है, वह बा से अनुबंध करता है कि तुम अपना मकान मुझे 20 लाख रुपए में बेच दो, और बा इस बात के लिए सहमत हो जाता है, और सहमत होने के साथ कहता है कि मैं 31 अक्टूबर तक पूरी राशि चुका दूंगा। यह अनुबंध प्राइमरी अनुबंध हो जाता और वह 1 लाख रुपए एडवांस के बा को दे देता है। फिर से सुने, बा से कहता है कि तुम मुझे अपना मकान 20 लाख रुपए में बेच दो। बा इस बात पर सहमत हो जाता है कि वह 20 लाख रुपए में अपना मकान बेच देगा। उसको एक अनुबंध करता है कि 31 अक्टूबर के पहले वह पूरी राशि 20 लाख चुका देगा और मकान उसे बेचना बा को बेचना पड़ेगा। यह स्थिति पैदा होती है। लेकिन 20 अक्टूबर आते आते बा को लगता है कि इसमें से एक कमरा मैं रख लेता हूं और बाकी मकान बेच देता हूं, और वह कमरा ऐसा होता है जो मकान के किसी मध्य में होता है। तो जो है ऐसे अविभाजनीय जो इसमें कोई विभाजन नहीं कर सकता। यदि पूरा मकान खरीदना है तो पूरा खरीदना है, और उसमें से कोई अंदर का कमरा बा कह रहा है कि मैं उसको अपने पास रखूंगा, यह संभव वाली बात है, क्योंकि मकान का पूरा उपयोग तभी संभव है जब उसके आने जाने के रास्ते स्वतंत्र हो। यदि बीच में कोई वो एक कमरा मांग रहा है तो यह बिल्कुल ही अनुचित अनुबंध हो जाएगा और इसको न्यायालय कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, संभव है कि यदि उस मकान के 2 हिस्से हैं, लेकिन वह भी तब निर्भर करेगा जब जो मुख्य पक्षकार है जिसने प्रस्ताव रखा था और वह भी अपनी इच्छा से सहमत हो जाए।
तीसरे प्रकार की है कि जो कभी कभी स्थितियां बदल जाती है, जो परिवर्तित स्थितियां हो जाती हैं, उस परिवर्तित स्थिति में वापस लौटना संभव नहीं हो तभी। कि मान लीजिए कि एक मिठाई का व्यापारी, हमने कहा था ना 400 किलोग्राम शक्कर, आप याद रखिएगा। अभी 400 किलोग्राम शक्कर एक साधारण व्यापारी को चाहिए जो किराने का व्यापारी है, उसको 400 किलोग्राम नहीं बिकेगी तो उसको थोड़ा बहुत नहीं मिलेगी शक्कर समय पर, तो उसको थोड़ा बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि वो बाकी चीजें भी बेच रहा है, किराने का व्यापारी है, बाकी चीजें लॉस तो होगा उसको, क्योंकि शक्कर दिवाली पर डिमांड है। लेकिन मान लीजिए कि यही 400 किलोग्राम का अनुबंध एक मिठाई के विक्रेता ने किया होता, कि वह मिठाई बनवाने के लिए 400 किलोग्राम शक्कर खरीद रहा होता, तो आप सोचिए कि उसको कितना ज्यादा लॉस होगा। तो वह स्थिति को परिवर्तित नहीं कर सकता है, उसको तो शक्कर चाहिए चाहिए, क्योंकि उसको बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। हालांकि यदि ऐसी स्थितियां पैदा होती तो हर्जाना और क्षतिपूर्ति, विशेष क्षतिपूर्ति वगैरह के प्रावधान है और उनको मिलता है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो न्यायालय निरस्तीकरण से इनकार कर देता है। हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो हम आपको शक्कर वगैरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं। यदि आप इसके में हमारे फाइनेंशियल मार्केट में देखें तो सहारा का जो केस चल रहा है, या बहुत सारे कंपनीज के जो अधिग्रहण होते हैं, कभी लीगल जिस तरीके अधिग्रहण होते हैं, उन सब के भी इन्हीं अनुबंधों के आधार होते हैं। अभी हम प्राइमरी सीखे, फिर जैसे आगे बढ़ेंगे तो और एडवांस हम होते चले जाएंगे। अगला हम गए कि आखिर निरस्तीकरण का प्रभाव क्या होता है, दोनों पक्षकारों पर क्या प्रभाव होता है। तो यदि निरस्त हुआ है और निरस्तीकरण की आज्ञा न्यायालय ने दी है, और इसमें एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार को कुछ लाभ सौंपा है, कुछ मुद्रा सौंपी है, या कोई वस्तु सौंपी है, हस्तांतरण हुआ है, कुछ किसी ना किसी प्रकार का हस्तांतरण हुआ है, तो जो भी ट्रांसफर हुआ है उसको वापस लौटाना पड़ेगा। नंबर 1, जितना भी हुआ है उसको वापस लौटाना पड़ेगा। नंबर 2 है कि यदि यह लौटाना संभव नहीं है, या एक पक्षकार अब अपने दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे किसी भी प्रकार का अनुबंध यदि निरस्त हुआ है, तो जिसको जो पीड़ित पक्षकार है, अनुबंध जब भंग होता है, अनुबंध हमेशा लाभ के लिए ही किया जाता है, किसी हित के लिए ही किया जाता है। और सामान्यतः हम चूंकि कॉमर्स के विद्यार्थी है, इसलिए हम वाणिज्यिक हित के लिए या आर्थिक हित के लिए ही अनुबंध करते हैं। सारे व्यवसायिक सौदे इसी के आधार पर होते हैं। तो इसका जो प्रभाव होता है, उसको या तो हमें उसको लौटा देना चाहिए, जो भी जिसने पक्षकार ने पीड़ा पहुंचाई है, पीड़ित पक्षकार को, उस पीड़ित पक्षकार ने यदि कुछ दिया है तो उसको उसका पैसा लौटा देना चाहिए या वस्तु लौटा देनी चाहिए, अन्यथा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना चाहिए। दूसरी स्थिति है हर्जाना या क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करना। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर्जाना या क्षतिपूर्ति ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी अनुबंध भंग होगा तो, और अनुबंध भंग होते समय जिस भी पक्षकार को ज्यादा नुकसान हो रहा होगा, उसे क्षतिपूर्ति प्राप्त होगी। बहुत सारे प्रकार की क्षतिपूर्तियां होती हैं, हम एक एक करके आपको क्षतिपूर्ति ले रहे हैं। पहली है साधारण क्षतिपूर्ति की, साधारण कोई अनुबंध किया गया है, सिंपल सा कोई अनुबंध हमारा किया हुआ है, और इस अनुबंध में कोई साधारण क्षतिपूर्ति हुई, नॉर्मल क्षतिपूर्ति हुई है। जैसे हम मान ले कि आप इंदौर से ट्रक शक्कर का चल चुका है, राम ने भेज दिया, इंदौर का व्यापारी, और उसने ट्रक भेज दिया है, लेकिन वो ट्रक भोपाल आते आते उस भोपाल के ठीक पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, या और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी वह पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता है, उसमें कोई साधारण क्षति हुई है, या पहुंचता है तो थोड़ा लेट पहुंचता है। ऐसी चीजें यदि स्थितियां पैदा होती तो ये साधारण क्षति कहलाती है। दूसरा इस तरह से भी कि मान लीजिए कि एक व्यापारी ने, जो राम ने 400 किलोग्राम शक्कर ली थी, और हम मान लेते हैं कि इसकी पूरी कीमत 40,000 रुपए थी, 40,000 रुपए की शक्कर उसको नहीं मिली, तो उसने किसी दूसरे व्यापारी से खरीदी, तो उसको 42,000 रुपए की वह शक्कर पड़ी। तो 2,000 का जो डिफरेंस है, जो 2,000 ज्यादा देना पड़ा व्यापारी को, शाम को देना पड़ा, वह 2,000 रुपए साधारण क्षति के रूप में माना जाएगा, और उसका वह दावा प्रस्तुत कर सकता है। दूसरे प्रकार की है कि विशेष क्षतिपूर्ति। अभी हमने आपको बताया था कि आप ध्यान रखिएगा शक्कर का एग्जाम्पल, हम पहला उदाहरण ले रहे हैं साधारण क्षति की। शक्कर उस व्यापारी ने ली थी, श्याम एक किराने का व्यापारी है,
तो उसको किराना बेचने से 2,000 रुपए एक्स्ट्रा उसने देकर मंगाई, तो उसको उसमें और थोड़ा कम बेच पाया, उसको जो नुकसान हुआ वो ज्यादा नहीं हुआ होगा। लेकिन यही शक्कर किसी मिठाई वाले ने मंगाई होती तो उसे ज्यादा क्षति हो जाती, क्योंकि दिवाली का सीजन है और उसने दिवाली की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मिठाई बनाने के लिए इतनी सारी शक्कर का ऑर्डर दिया था, और उसको यदि समय पर नहीं मिलती है और वो किसी दूसरे व्यापारी से खरीदने का प्रयास करता है, उसमें भी उसका कुछ समय जाया जाता है, तो उसका जो स्वीट्स का प्रोडक्शन है, मिठाई का प्रोडक्शन, वो प्रभावित होगा और उसे ज्यादा क्षति हो जाएगी। इसे हम विशेष क्षति के हिस्से में लेंगे, क्योंकि दोनों ही जगह शक्कर आ रही है, लेकिन कार्य का स्वरूप अलग है, बाजार की मांग अलग है, और इस मांग के होने से पीड़ित पक्षकारों की जो दोनों के को हानि हो रही है, उस हानि का जो वैल्यूएशन होगा वो अलग अलग है। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किराने के व्यापारी ने यदि शक्कर मंगाई है तो बाकी चीजें बेच रहा है, उसका व्यवसाय एकदम से पूरी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ है निश्चित तौर पर हुआ, थोड़ा बहुत हुआ होगा, और दूसरे से मंगा रहा है और एक दिन में वो 450 किलोग्राम बेचेगा भी नहीं। लेकिन मिठाई वाले को दिवाली के समय 2 या 4 दिन के अंतर में ही 400 किलोग्राम शक्कर की जरूरत पड़ सकती है, अनुमानतः उसने मंगाया होगा, क्योंकि उसको इतना बनाना होगा इसलिए उसने इतनी की होगी, उसे विशेष हानि पहुंची होगी, इसे हम विशेष क्षति कहते हैं। अगला है कि देखिए कि दूरगामी एवं अप्रत्यक्ष क्षति की पूर्ति नहीं। मान लीजिए कि कोई बहुत उसने शक्कर, मिठाई वाले ने शक्कर मंगाई थी, लेकिन दिवाली के 2 महीने पहले मंगाई थी और इसको कहा था कि भेज देना, और 2 महीने पहले ही, 1 महीने पहले ही वो बता देता है कि मैं शक्कर नहीं भेज पाऊंगा, तो ये दूरगामी क्षति है। 1 महीने का पर्याप्त समय था जब वो किसी दूसरे से मंगा सकता था, परिस्थितियां वो बता सकता था कि इन परिस्थितियों के कारण नहीं हुई। और अप्रत्यक्ष क्षति कि किसी 2 पक्षकारों के बीच जो हुआ उससे अप्रत्यक्ष क्षति हुई। जैसे कहा ना कि आपका जो ट्रक आ रहा था, ट्रक एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, वो अप्रत्यक्ष क्षति, जानबूझकर की गई कोई क्षति नहीं थी और उसके लिए भी पूर्ति नहीं होगी। जो भी काम होगा वो जानबूझकर किए गए अनुबंध भंग के लिए होगा, कि जानबूझकर ऐसा किया गया है तो उसका अनुबंध होगा। अब अर्ध अनुबंध की भंग की दशा, पहले तो आप ये जान ले कि अर्ध अनुबंध होता क्या है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। पूरा अनुबंध तो आपको पता है कि 2 या 2 से अधिक पक्षकार किसी कार्य को करने या ना करने के संबंध में पारस्परिक वचन देते हैं, जो लिखित होता है, स्वतंत्र सहमति से होता है और राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है। यही एक मूल आपकी मोटी मोटी परिभाषा अनुबंध की। लेकिन अर्ध अनुबंध कि जो 2 पक्षकार आपस में अनुबंध कर रहे हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई तीसरा व्यक्ति भी उस अनुबंध में किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई पुत्र है, वह पुत्र अपने घर की दिवाली पर पुताई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देता है कि 25,000 में रंग रोगन पूरा करना है। तो यह बात पिता को पता है कि पुत्र ने रंग रोगन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और घर में पुताई चल रही है, सब देख रहे हैं कि पुताई चल रही है। लेकिन पुत्र बाहर चला जाता है, जब रंग रोगन चल रहा था, पुताई चल रही थी, जो श्रमिक काम कर रहे हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है, वह कार्य पूरा होने पर अपने पारिश्रमिक मांगता है कि भाई हमें पारिश्रमिक दीजिए, हमने आपका काम पूरा कर दिया। तो पिता ये कह दे कि नहीं, ये अनुबंध तो आपने मुझसे नहीं किया था, पुत्र से किया था, मेरे बेटे से किया था, बेटा नहीं है, कोई भुगतान नहीं होगा और मुझे इस अनुबंध के बारे में जानकारी नहीं। ऐसा नहीं कर सकता। ऐसे ही सभी सामाजिक न्याय का, ये न्याय का समता के सिद्धांत, न्याय के समता का सिद्धांत है, जिसमें समान व्यवहार कि पता है आपके ही घर में हो रहा है तो आप पुत्र के बराबर ही उतने ही जिम्मेदार हैं। तो इसमें बराबर का दायित्व पैदा होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से भी जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं। तो ऐसा ये कोई अर्ध अनुबंध की भंग की दशा हुई है तो उसमें भी हम क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। अब ये भी प्रश्न है कि क्षति वास्तव में होनी चाहिए भाई, कि हम कह रहे हैं कि क्षति हुई लेकिन क्षति वास्तव में नहीं हुई है, क्षति होनी भी चाहिए जो भी अनुबंध हुआ है। जैसे हम मान ले कि किसी कपड़ा व्यापारी से भोपाल के एक व्यापारी, हम ऐसा नहीं, 2 जगह ले लेते, 2 नाम ले लेते, बॉम्बे के कपड़ा व्यापारी से भोपाल के कपड़ा व्यवसायी ने या
आप कहाँ का दिख रहा है मुझे, रतलाम के एक व्यापारी ने एक अनुबंध किया कि मुझे एक कोड नंबर है, डिजाइन का कोड नंबर, डिजाइन का कोड है C29, डिजाइन कोड C29 का 500 मीटर कपड़ा 31 अक्टूबर तक चाहिए, 31 अक्टूबर तक चाहिए। और डिजाइन C29 उसके पास उपलब्ध नहीं थी और वह कहता है कि मेरे पास डिजाइन 029 है, 28 है, आप कहे तो मैं उसको भेज दूं। और इसमें सहमति वह दे देता है कि हाँ, लिखित सहमति नहीं, लिखित तो 029 के लिए ही है कोड नंबर, जो उसका डिजाइन कोड नंबर है, और वह 28 भेजता है, 28 भेज देता है और आश्वासन देता है कि हम शीघ्र ही, जैसे ही 29 आएगा वैसे ही हम आपको 29 भी प्रेषित कर देंगे, आपको पसंद आए तो 28 आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस बात पे वो सहमत हो जाता है, जो रतलाम का व्यापारी है वह सहमत हो जाता है कि ठीक है 28 भेज दो, यदि हमें पसंद आएगा तो हम उसको बेच लेंगे, नहीं तो लौटा देंगे, और जब आपके पास आ जाए तो 029 कोड का जो डिजाइन कोड है वो भेज दीजिए। ऐसी स्थिति में नहीं कह सकते उन्हें क्षति हुई, क्योंकि स्थितियां उन्हें पता थी और बस कि 28 भेजा है कि यदि आप बेच सके तो बेच ले, नहीं तो वापस उसको लौटा देंगे, जितना भी बचेगा आप उसको वापस लौटा देंगे, तो इसमें कोई क्षति नहीं हुई है। अब दंड के कारण उदित होने वाली क्षतिपूर्ति। भाई दंड होता क्यों है कि कभी भी दंड किसी आवश्यक कार्य को ना करने के कारण उदय होता है। इसमें एक बड़ी मजेदार बात है कि किसी भी एक पक्षकार को सामान्यतः ऐसा होता है कि दंड, भारतीय न्यायालय दंड नहीं देते। जो हमारे कानूनन दायित्व जो पैदा होते हैं, जैसे आयकर देना या विभिन्न प्रकार के कर चुकाना, इनसे संबंधित तो दंडों के प्रावधान है, लेकिन जो व्यवसायिक सौदे होते हैं उनमें दंड का आरोपण बहुत ही कम किया जाता है। दो दंड हम आपको बता सकते हैं कि दो स्थितियां ऐसी होती है जिनमें कि दंड का प्रावधान है, जिसमें कारावास तक भी हो सकता है, मतलब आपका जेल तक जा सकते हैं। पहला है कि शादी का अनुबंध। इसमें भी बहुत मजेदार बात यह है कि शादी का अनुबंध यदि हो चुका है और उसमें लड़की इनकार कर देती है शादी करने से, जो लड़की है वह शादी करने से इनकार कर देती है, तो किसी भी तरीके का दंड नहीं है। लेकिन यदि लड़का मना कर देता है तो उसमें दंड का प्रावधान है। दूसरी स्थिति है कि कोई बैंकर, फिर से सुन ले, दो ही स्थिति ऐसी पैदा होती है जहां पर दंड के कारण क्षतिपूर्ति उदित होती है, या कोई बहुत जानबूझकर कोई बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है, बहुत बड़ी कोई कपट, मिथ्या वर्णन, उत्पीड़न, जो भी अनुबंध के आवश्यक चीजें है वो छुपा के किसी तरीके से की गई है, तो दंड मिल सकता है। अन्यथा वह भी फिर कपट के अंतर्गत जाएगा, वो व्यवसायिक अनुबंध के अंतर्गत नहीं आएगा। छल और कपट के अलग प्रकार के लॉज होते हैं और वहां जाता है, और हम सिंपल अनुबंध भंग के अंतर्गत वो नहीं आएगा। तो दंड के कारण की शादी के अनुबंध यदि कोई है जिसमें किया गया है तो उसमें कारावास तक हो सकता है, लेकिन वहां भी लड़कियों को सुरक्षित रखा गया कि उनकी तरफ से कोई ऐसा भंग किया जाता है तो कोई किसी प्रकार का दंड नहीं है, लेकिन लड़का यदि ऐसा करता है तो दंड है। दूसरा है कि कोई बैंकर, कोई बैंक में चेक प्रस्तुत हुआ है और कोई बैंकर जानबूझकर चेक को अनादरण कर देता है। अनादरण आप समझते होंगे ना, 3rd यूनिट में है, चेक प्रस्तुत हो और भुगतान के लिए मना कर देना। भुगतान के लिए अनादरण सामान्यतः चेक का तभी होता है जब अकाउंट में पैसे ना हो, और अकाउंट में पैसे नहीं, यदि आपका करंट अकाउंट है, पैसे नहीं है, तो सूचना कस्टमर को दी जाती है, बताया जाता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, चेक है, आप तुरंत प्रतिपूर्ति कर दें, नहीं तो डिसऑनर हो जाएगा। सूचना के बाद भी जब नहीं करता है ग्राहक, जो आपका बैंक का जो क्लाइंट है, तब अनादरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्योंकि इसमें हानि होती है, ख्याति की बहुत बड़ी हानि होती है। तो दूसरी स्थिति है बैंकर कोई जानबूझकर अपना कोई भी चेक को या कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, जो चेक है, उसको डिसऑनर करता है, अनादृत करता है। अब है नाम मात्र की क्षतिपूर्ति। नाम मात्र की क्षतिपूर्ति की बहुत किसी को केवल एक अवज्ञा लेटर जारी करवाना या कुछ होना है, या किसी को सार्वजनिक रूप से कुछ, सामान्य तौर पर नाम मात्र की क्षतिपूर्ति, जैसे कि आप सभी, भारत मध्य प्रदेश शासन ने कहा हुआ भाई हेलमेट लगाएं,
हेलमेट लगाए, लेकिन हमने एक नियम बना दिया और वो जैसे ही हम गाड़ी का लाइसेंस मिलता है तो हमारे और सरकार के बीच अनुबंध है कि भाई हमने लाइसेंस मिल गया तो हमको सुरक्षित गाड़ी चलानी और हेलमेट लगाना है, यातायात के सारे नियमों का पालन करना है। लेकिन उन नियमों की हम पालन नहीं करते और जब दिखता है कि अनुबंध भंग किया गया है तो हमें पेनल्टी लगा दी जाती है, रोककर आपसे एक भरवा लिया जाता है ना कि यातायात का नियम आपने तोड़ा है तो आपको इतना जुर्माना भरना पड़ेगा। इस तरीके की जो घटनाएं होती है, वैसे ही व्यवसाय में भी बहुत सारी घटनाएं होती है जिनमें जिनमें कोई बहुत बड़ी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्षति नहीं होती, नाम मात्र की क्षति होती है। फिर आगे आए हम व्यापारिक सौदों में क्षतिपूर्ति की। व्यापार, हम पूरा व्यापार ही पढ़ रहे हैं, हर तरीके से व्यापार पढ़ रहे हैं, तो व्यापारिक सौदों में जो क्षतिपूर्ति होती है उस क्षतिपूर्ति में ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि सौदों का मूल्य क्या था, बाजार मूल्य क्या था। सौदा जब अनुबंध किया गया था वह तब क्या था और बाजार मूल्य क्या था। नहीं तो देख, मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो मूल्य बढ़ने के साथ पहले से किए हुए अनुबंध में को सामान्यतः व्यापारी यदि उनको लगता है कि अब ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है तो भंग कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं और किसी नए व्यापारी से समझौता कर सकते हैं। तो बाजार व्यापारिक सौदों में ये बहुत ज्यादा जरूरी कि अनुबंध किस मूल्य पर किया गया था और प्रचलित बाजार मूल्य क्या है, उसके आधार पर देखा जाएगा कि क्षति की राशि कितनी है। जैसे हम ऐसे ले ले कि एक गेहूं का व्यापारी है और गेहूं के व्यापारी ने जो अनुबंध किया, सबसे अच्छी क्वालिटी का गेहूं अपन खरीद रहे हैं, शरबती गेहूं का कॉन्ट्रैक्ट किया 1800 रुपए क्विंटल पर। थोक का व्यापारी है, 1800 रुपए क्विंटल उसको मिल सकता है, रिटेल में नहीं मिल। तो 1800 रुपए क्विंटल का उसने अनुबंध किया और जो गंज बासौदा एक बहुत बड़ी मंडी है मध्य प्रदेश की, और वहां से अनुबंध किया कि भाई वहां का व्यापारी हमें देगा। लेकिन बासौदा के मंडी को समझ में आता है कि हम ये गेहूं, अब आशीर्वाद कंपनी का भी एक आ गया कि भाई हमें भी चाहिए गेहूं, तो उसने कहा भाई आशीर्वाद ने कहा कि 1800 की जगह 1850 देंगे तुम्हें प्रति बोरा, या 1900 रुपए देंगे, और वह पहले वाले व्यापारी से भंग कर देता है और आशीर्वाद आटे वाले को दे देता है। हम केवल एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, किसी का नाम या किसी का नहीं। आप बहुत सारे से ब्रांड आप पहचानते हैं चूंकि उस आटे की कंपनी को। ऐसा किसी की चीज, ऐसा यदि स्थितियां पैदा हो जाती है, मूल्य बढ़ जाते, तो उस जो डिफरेंस हुआ है 100 रुपए का 50, क्योंकि वह 1800 रुपए में खरीदता और चूंकि उसने अनुबंध 2 महीने पहले किया है, उसकी राशि दी हुई है, और उसके बाद जब उसको मिलेगा तो उसे लाभ होगा जिसने की अनुबंध खरीदने के लिए किया है, जो कि आपका भोपाल का या इंदौर का व्यापारी है, उसने गंज बासौदा वाले से किया है। और यदि उसको नहीं मिलता है तो वह भारी घाटे में जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुबंध का मूल्य क्या था और प्रचलित बाजार मूल्य क्या था, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वही क्षतिपूर्ति की राशि होगी। अगला, ऋणों के अनुबंधों में क्षतिपूर्ति। ऋण एक सामान्य प्रक्रिया है, ऋण बहुत व्यापार में हमेशा ऋण लिया ही जाता है और व्यक्तिगत तौर पर भी हम हाउसिंग लोन या अन्य प्रकार के ऋण प्राप्त करते हैं। ऋणों के साथ एक विशेष व्यवस्था है कि ऋणों के लिए केवल ब्याज की क्षतिपूर्ति मिल सकती है, और वह भी तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि उसकी समय सीमा है। एक हमेशा ऋण जो लिए जाते हैं उसकी निश्चित समय अवधि तय होती है और ब्याज की दर तय होती है। तो ब्याज की जो क्षतिपूर्ति है और उस निश्चित सीमा अवधि तक, जिस सीमा अवधि तक के लिए किया गया है, उस ब्याज को पाने का उस ब्याज की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी होते हैं। और इसमें भी बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज है जो आगे आप पढ़ेंगे। अगला है वस्तुओं के वाहक द्वारा देरी से। वस्तुओं के वाहक मतलब बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है कि जब हम परिवहन के माध्यम से वस्तु भेजते हैं। अब इसमें हम 2 स्थिति ले लें, 2 क्लासिफिकेशन कर ले कि वस्तु के वाहक द्वारा देरी की स्थिति में क्या क्षतिपूर्ति हुई। कि हमने एक वाहक ले ले, हम ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल भेजा और उसमें स्पष्टतया हमने अनुबंध किया कि किसी भी स्थिति में 20 अक्टूबर के पहले यह पूरा का पूरा माल रतलाम के अमुक व्यापारी के पास पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल लिखित अनुबंध किया है कि इस 20 अक्टूबर तक पहुंच जाना, किसी भी स्थिति में पहुंच जाना चाहिए। और सारी स्थितियों को स्वीकार करते हुए वाहक कंपनी, जो परिवहन कंपनी है, उसने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन बीच में उसने देरी लगा दी। तो इस स्थिति में भी
क्षतिपूर्ति प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वो जो परिवहन कंपनी है उसकी देरी से, व्यापारी की गलती से नहीं हुआ है। उसने तो माल दे दिया परिवहन कंपनी ने बीच में देरी कर दी। अब हमेशा देरी, देखिए जब भी क्षतिपूर्ति की गणना होती है या किसी की भी होती है ना, तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो भी नहीं पहुंचा है माल, तो ये जानबूझकर नहीं पहुंचाया गया, लापरवाही से हुआ है, या कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी। मान लीजिए बहुत भारी बारिश में ट्रक फंस गया, बहुत बड़े कोई पुल टूट गया, या कोई नदी चढ़ाई है, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, या ट्रक एक्सीडेंट कर गया जिसमें माल नष्ट हो गया, इस तरीके की कोई स्थितियां पैदा हुई है, तो क्षतिपूर्ति की गणना करते समय स्थितियों को भी ध्यान में रखा जाता है कि क्या स्थिति थी और उस स्थिति के आधार पर कितने क्षतिपूर्ति की गणना होनी चाहिए, या क्षतिपूर्ति मिलनी भी चाहिए या नहीं। ये एक नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हानि हुई है। अब क्षति का अल्पीकरण एक ये चीज है कि जितना भी मिनिमाइजेशन कर सके, मतलब क्षति का जो कैलकुलेशन करते हैं वो मैक्सिमम पर नहीं करते, मिनिमम पर करते हैं, क्योंकि बिजनेस जो भी हम व्यवसायिक सौदे करते हैं, व्यवसाय को आप जानते ही हैं कि यह रिस्क लेने का, जोखिम का साहस है। व्यवसाय की जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो हम यही कहते हैं कि जोखिम उठाने का साहस है। तो जो जोखिम है तो उसमें क्षति का अल्पीकरण किया जाता है, जिससे कि दोनों पक्षकारों को न्यूनतम नुकसान पहुंचे। ख्याति नष्ट, ये बड़े किसमें आप ध्यान रखिएगा, बहुत जो एग्जाम्पल होगा वो ध्यान से सुनिएगा। ख्याति नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि बैंकर यदि किसी चेक को डिसऑनर कर देता है, जानबूझकर डिसऑनर करता है, डिसऑनर करने की कोई स्थिति नहीं थी और उसको डिसऑनर करता है, तो उस स्थिति में ख्याति को भारी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि चेक डिसऑनर होना कानूनन अपराध भी है और उससे किसी भी व्यक्ति को जिसका खाता है उसकी गुडविल को बहुत हानि पहुंचती है। और इसमें भी एक खास बात देखिए कि जितनी कम राशि का अमाउंट, जितनी कम राशि का चेक होगा, जितने कम अमाउंट का चेक होगा और वह अनादरत हुआ होगा तो क्षतिपूर्ति उतनी ही ज्यादा होगी, और जितनी बड़ी राशि का चेक होगा और वह यदि डिसऑनर होगा तो क्षतिपूर्ति की राशि उतनी ही कम होगी। उल्टा है, देखिए फिर से सुनिए, यदि कोई छोटी सी राशि का चेक है, अमाउंट जो है वह बहुत कम है और वह डिसऑनर हुआ है, उसको अनादरत किया गया है, तो क्षतिपूर्ति की राशि, जानबूझकर अनादरत किया गया है तो क्षतिपूर्ति की राशि ज्यादा होगी। और बहुत बड़ा अमाउंट यदि डिसऑनर हुआ है, अनादरत हुआ है, तो क्षतिपूर्ति की राशि कम होगी। इस प्रकार से हमने हर्जाना या क्षतिपूर्ति से संबंधित सभी चीजों को पढ़ लिया। अब हम आगे हैं उचित पारिश्रमिक प्राप्त करना। इसमें पहली कंडीशन है कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध भंग कर देना। हमारे घरों में काम लगाते हैं, या हम जो 400 किलोग्राम शक्कर वाली जो हम अब उदाहरण लेके चल रहे थे राम और श्याम के बीच, राम 200 किलोग्राम शक्कर भेज देता है और उसके बाद मना कर देता है, तो 200 किलोग्राम तो उसने भेजा, तो 200 किलोग्राम का जो पारिश्रमिक होगा, जो भुगतान होगा, वह पाने का पूरी तरीके से अधिकारी है। कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध का व्यर्थ हो जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ काम करने के बाद ऐसी स्थितियां हो जाती है कि अनुबंध व्यर्थ हो जाता है। जैसे कि हमने भी थोड़ी देर पहले एक पेंटर का एग्जाम्पल लिया था, या हमने कोई व्यापारी का ही लिया था, और उस व्यापारी को दुर्घटना में वो चोटिल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो अनुबंध अपने आप भंग हो जाता है। कुछ कार 200 किलोग्राम बेच दी और भेज दी उसने, लेकिन 200 किलोग्राम भेजनी थी, लेकिन उसके पूर्व ही उस जो व्यक्ति है, जो व्यापारी, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अनुबंध अपने आप व्यर्थ हो गया। तो इस स्थिति में जो जितना उसने भेजा है उतने तक ही को प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। फिर से इसका एक एग्जांपल ले ले, कुछ कार्य करने के बाद अनुबंध का व्यर्थ हो जाना। अनुबंध मान लीजिए जिस व्यक्ति ने शक्कर मंगाई है उसकी डेथ हो जाती है, या दूसरे पक्षकार की डेथ हो जाती है, तो जो उसके कोई यदि उनके उत्तराधिकारी है तो उनको, जैसे भी पता अर्ध अनुबंध, तो उनको भुगतान आप करना पड़ेगा, और जितना किया है उतना ही, जितना काम करोगे उतना ही मिलेगा, जितना काम है उतना ही भुगतान प्राप्त होगा। जब अब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कार्य निशुल्क, ऐसा लगता है कि निशुल्क है लेकिन वह निशुल्क नहीं हो, कार्य कराया जाता है। जैसे एक हमारे पास एक पेंटर आया और उसने कहा कि हम आपका पेंट कर देंगे,
तो मूल्य पूछा कि क्या मूल्य होगा, तो उसने मूल्य नहीं बता पाया, लेकिन उसने कहा जितना आपकी इच्छा हो दे देना। और आपने उसको कार्य करने से मना भी नहीं किया और कार्य कराने लगे। लेकिन जब उसने कार्य करने के बाद अपना पारिश्रमिक मांगा तो कह दिया कि भाई कोई बातचीत ही नहीं तय हुई थी, तुमने क्यों काम किया। तो ये इस ऐसी स्थिति में उसे उचित पारिश्रमिक पाने का अधिकार है, क्योंकि कोई भी कार्य जिसमें मानव श्रम लगा है वह निशुल्क नहीं हो सकता, और जबकि हमारे उससे पारिवारिक रिश्ते नहीं, हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं। विभाजनीय अनुबंध में लाभ उठाने पर, कि यदि हम कोई भी अनुबंध है जिसका हम उसको टुकड़ों में कर सकते हैं और उससे हम लाभ उठा रहे हैं, तो जितना लाभ उठाया है उसको प्राप्त वहां तक का पारिश्रमिक प्राप्त करने का दायित्व बनता है। अनुबंध का निष्पादन ठीक ढंग से ना किया जाना, कि जो भी अनुबंध जिस व्यक्ति ने किया है, दोनों पक्षकारों में से किसी भी एक पक्षकार ने अनुबंध का निष्पादन ठीक ढंग से नहीं किया है, तो उससे जो होने वाले नुकसान है, उससे संबंधित जितने भी पारिश्रमिक यदि कोई ड्यूज है उनको प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पेंटर ने यदि पेंट किया है लेकिन आपकी जो रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं किया, उसमें कुछ कमी है, और बार बार इंगित कराने के बाद भी कि ये कमी पूरा करो नहीं तो हम इतना कम देंगे, ऐसा कुछ जानबूझकर यदि किया जाता है तो उस पर आप पारिश्रमिक घटा सकते। उचित पारिश्रमिक का मतलब है जितना काम उतना भुगतान। अगली चीज है निर्दिष्ट निष्पादन, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंतर्गत आते हैं जब अनुबंध विश्वास पर आधारित। तो सामान्यतः व्यवसाय, जितना भी व्यवसाय चलता है वह व्यवसाय आपसी विश्वास पर आधारित होते हैं। सहारा का फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि जो विनियोजक थे उन्होंने विश्वास पर अपना पैसा वहां जमा कराया, सहारा में जमा कराया, परंतु उनका भुगतान नहीं मिला, तब कोर्ट ने भुगतान के लिए आज्ञा दी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्षति का माप असंभव हो, कभी किसी व्यक्ति के मान पर यदि सम्मान पर इतनी हानि हो जाती है, चोट लग जाती है, उसकी ख्याति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच जाता है, उसकी माप असंभव सी हो जाती है, तब स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का निर्धारण किया जाता है। बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती हैं जब आर्थिक क्षतिपूर्ति ही पर्याप्त नहीं होती, जैसे कि श्रमिक किसी कंपनी में काम कर रहा था और काम करते समय वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे था, तो अनुबंध में काम कर रहा था, लेकिन काम करते वक्त जो सोशल सिक्योरिटी और जो उसको लेबर वेलफेयर से संबंधित जो उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी काम करते समय, वह सुरक्षा उसको नहीं मिलती है, और सुरक्षा ना मिलने के कारण किसी मशीन में काम करते समय या किसी बड़ी बिल्डिंग में काम करते हुए वो चोटग्रस्त हो जाता है और जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाता है। उसके लिए आर्थिक क्षतिपूर्ति पर्याप्त नहीं होती, लेकिन उसके अलावा कोई चारा भी नहीं होता, तो उसमें कुछ विशेष निष्पादन के जो आदेश होते हैं वो जारी किए जाते हैं। और इसमें जब दो पक्षकार आपस में निर्णय नहीं ले पाते कि आर्थिक क्षतिपूर्ति क्या हो, तो उसके बदले में स्पेशल रिलीफ एक्ट के अंतर्गत काम किया जाता है। और इसके बाद है कि जब आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त करना संभव ना हो, ये भी कभी कभी ऐसी स्थितियां प्राप्त हो जाती है कि जब हम निर्दिष्ट निष्पादन के लिए बातचीत करते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्षकार है वह उससे हम आर्थिक क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। किसी जैसे देनदार लेनदारों की आप स्थितियां, कॉमर्स के स्टूडेंट है, आप देखते ही हैं कि जो हमारे देनदार होते हैं और वो हमको नहीं दे पाते, हम बैड डेट्स की तरह लेकर चलते हैं, उनको हम मान कर चलते हैं। ऐसा यदि संभव नहीं है, लेकिन यदि ऐसा किसी के द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है और लंबी राशि है, तो इसके लिए हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है इसका हम सहारा ले सकते हैं। निषेधाज्ञा, ये पूरी तरीके से कानून की एक चीज है। निषेधाज्ञा में इसको हम विशेष अनुतोष अधिनियम या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलते हैं। इस स्पेसिफिक रिलीफ के अंतर्गत जब दोनों पक्षकार में से किसी एक पक्षकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा हो, तो इस विशेष जो अनुबंध अनुतोष अधिनियम है, इसके अंतर्गत वह निषेधाज्ञा ने इंजंक्शन बोलते हैं, और उसमें जो सामान्य भाषा में स्टे टाइप बोलते हैं, यह भी हम प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि कानूनन सुरक्षा प्राप्त हो सके।
बहुत सारी परिस्थितियों में ऐसा भी होता है जब किसी पक्षकार ने जानबूझकर अनुबंध भंग नहीं किया हो, परिस्थितिवश अनुबंध भंग हो गया हो और उस पर बहुत बड़ी क्षति की माप की गई हो, उस स्थिति में वह निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। ये सारी चीजें थी आपकी। अब आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि अनुबंध अधिनियम जो आपका जो सिलेबस है उसमें पहले 2 यूनिट ही आपके बहुत लंबे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद की सारी चीजें यूनिट 3 में तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित चीजें और 4th 5th तो बहुत छोटी छोटी सी यूनिट है। और ये बहुत बेहतर होगा कि आप हमें बताएं कि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछे, क्योंकि हमारे पास केवल 5 to 6 मिनट्स बचे हैं जिसमें कि आप हमसे पूछ सकते हैं कि कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो। पूछिए, कोई कॉलेज पूछ रहा है या मैं पूछूं? बताएं, कोई बच्चा पूछ रहा है? हेलो। हाँ बताएं। हेलो हेलो हेलो। मैम, निषेधाज्ञा समझ में नहीं आया। निषेधाज्ञा नहीं समझ में आया? यस मैम। देखिए किसी भी दोनों पक्ष का, बैठ जाओ, दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार को बहुत बड़ी क्षति पहुंच रही है और ऐसी क्षति किसी विशेष कारणों से और जिसकी माप ज्यादा हुई हो, कानून उसमें हस्तक्षेप फिर करता है। कानून उसमें हस्तक्षेप करता है और उसके पालन करवाने पर जोर डालता है। ये कोर्ट के द्वारा होती है, उसे हम निषेधाज्ञा कहते हैं। जनरल टर्म में हम स्टे बोलते हैं, इंजंक्शन कहते हैं। स्पेशल रिलीफ एक्ट रहता है। इसमें एक पक्षकार, जो मान लीजिए कि एक व्यापारी था जिसने अनुबंध किया था कि वह एक्सपोर्ट हाउस के लिए, एक्सपोर्ट हाउस में वो, हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया था ना कि एक्सपोर्ट हाउस को भोपाल का एक व्यापारी भेजेगा और उसको हानि हो जाती है क्योंकि एक्सपोर्ट हाउस लंबे उसमें काम करते हैं, लेकिन चूंकि एक विशेष वो चालू हो गया था, एक एक्ट चालू हो गया था, एक अधिनियम चालू हो गई थी, कोई ऐसी विशेष परिस्थिति चालू हो जाए, जैसे आप अभी जम्मू कश्मीर में ले लें। जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वहां बहुत सारे अनुबंध व्यापारिक हुए होंगे ना, लेकिन वहां की हालातों के चलते लोग उन अनुबंधों को पूरा नहीं कर पा रहे होंगे। ऐसी स्थिति में यदि कोई क्षतिपूर्ति बहुत ज्यादा कैलकुलेट होती है, यदि कोई वाद प्रस्तुत होता है, तो जम्मू कश्मीर के जो व्यापारी हैं जिन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, परिस्थिति बस उनके साथ ऐसा हो गया है, तो वह निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि ऐसा जानबूझकर किया गया है तो जो पीड़ित पक्षकार है वह उस दूसरे के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकता है। मतलब वाइस वर्सा, ये देखा जाएगा कि गलती किसकी ज्यादा थी, किस पक्षकार को ज्यादा पीड़ा पहुंच रही थी, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अनुबंध भंग केवल ये जो रेमेडीज बनाई गई है वो इसलिए बनाई गई है जिससे कि जो व्यापारिक सौदे होते हैं, सबसे ज्यादा अनुबंध व्यापारिक होते हैं, इन व्यापारिक सौदों में एक मर्यादा बनी रहे, एक कानूनन एक दायरा बना रहे, जिससे कि व्यवसाय का जो ढांचा है वो ठीक ढंग से चलता रहे। नहीं तो यदि अनुबंध बार बार भंग होते रहेंगे तो व्यवसाय का जो स्वरूप है वो ठीक ढंग से नहीं चल पाएगा। अब आया समझ में बेटा? नहीं आया तो मैं फिर और बताऊं। जिस बच्ची ने पूछा था उसको आ गया समझ में? और बताए, और किसी को कुछ पूछना है? हेलो आप? हाँ इसमें समझ में आ गया। आ गया, अच्छा थैंक यू। और आप सब आज चैप्टर आप पढ़ के आए, हम कल भी रहेंगे, कल हम दूसरी चीज पढ़ाएंगे। यदि आपको आज चैप्टर पढ़ने पर लगता है कि आपको ये चीज नहीं बनी थी, तो चूंकि बाई चांस ऐसा है कि हमको 2 दिन मिल रहे हैं, तो आप पढ़ के आइए सब, और आपको लगता है कि ये चीज नहीं बनी तो कल आप हमसे पूछ सकते हैं, तभी हम फिर नई चीज आपको पढ़ाएंगे। नया चीज हम कल बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको पढ़ाएंगे, उसकी भी थोड़ा सा आप निक्षेप अनुबंध, उसकी भी आप थोड़ा बहुत देख के आइएगा। और हो सकता है आपके कॉलेजेस में हो चुका हो, लेकिन उसमें भी जो कुछ नहीं बन रहा उसको आप पॉइंट आउट करके आइएगा, कल अपन उसमें देखेंगे। और उसके पहले हम आपसे पूछेंगे कि आपको जो अनुबंध भंग के उपचार थे वो सारे समझ में आ गए कि नहीं, क्योंकि आप पूरा देख लीजिए, अनुबंध की समाप्ति इतना कठिन है, अनुबंध के भंग के उपचार ही बच्चों को थोड़ा ज्यादा परेशान करते हैं। और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है? अच्छा चलो हम एक क्वेश्चन हम पूछ लें। अब मैंने पहले ही कहा था कि ध्यान रखिएगा। बताइए अनुबंध भंग के कितने प्रकार होते हैं?
कोई बताएगा? बिल्कुल पहला पहला स्लाइड, पहली पहली चीज हमने कहा था, और हमने ये भी कहा था, ध्यान रखिएगा, हम आपसे पूछेंगे। बताएं। बुरहानपुर में बहुत बच्चे दिख रहे हैं, हरदा में बहुत बच्चे दिख रहे हैं, विदिशा में काफी छात्राएं हैं, तो ये बताएं भाई, कोई बताएगा? कोई बच्चा? सब अपने आप पे भरोसा करो, सबको पता है कि वो सही है, यदि गलत है तो भी दुखी होने की कोई बात नहीं है। हाँ बुरहानपुर, हाँ बताइए। दो होते मैडम। हाँ कौन कौन से? वास्तविक वास्तविक और प्रत्याशित। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप इसी तरीके से यदि आप चीजों को ध्यान से सुनते रहेंगे, तालियां बजाइए। और आप सब भी बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत झिझकिए कि हमको क्वेश्चन नहीं पूछना है, आप जरूर पूछे। और जितना ज्यादा आप पूछेंगे उतना ही इन वर्चुअल क्लासेस का कोई मजा हो पाएगा, और हमको समझ में आएगा कि आप कहाँ पर अटक रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रत्यक्ष संपर्क नहीं है। हम आपके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के नहीं बता सकते कि आप कहाँ अटके, पर आप पूछेंगे तो हमको पता चल पाएगा कि कहाँ। आज आप सब पूरा घर में फिर से पढ़ेंगे, और आपको लगता है कि अनुबंध भंग के उपचार में आपको कहीं नहीं बन रहा है, सबसे जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है वो यही सब है, निष्पादन, समाप्ति और भंग। तो इसको आप फिर से पढ़ लेंगे, और यदि हम आपको कुछ नहीं बनता है तो कल आप सबसे पहले हमसे वही पूछे, और उसके बाद हम आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है निक्षेप अनुबंध, वह हम आपको कल आपको बताएंगे। चलिए, आप सभी को धन्यवाद, और खूब अच्छे से पढ़ाई करके कल फिर मिलते हैं।